फ्री पीडीएफ और फ्री टेस्ट। ठीक है, सबसे पहले मैं इसके बारे में आपको बता दूं कि कहां से आप पीडीएफ जो मैं आपको कराने वाला क्वेश्चन उसका पीडीएफ आप आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे और फ्री में मॉक टेस्ट भी दे पाएंगे। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जैसे ही वीडियो आपकी कंप्लीट हो, कंप्लीट होने के बाद टेस्ट जरूर दे, जिससे आपको एक अपना अंदाजा लग सके कि आपको कितने क्वेश्चन समझ में आए और अभी कहां कहां कमियां रह गई है, फिर उसको आप दोबारा दूर कर सके। ठीक है, कैसे करना है मैं आपको बता दूं। आज जो आप लोग वीडियो देख रहे हैं ग्लोबल आईटी के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, और ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ फिटर थ्योरी है। फिटर थ्योरी किसके लिए है? आईटी सेकेंड ईयर के लिए। ठीक है, आज क्लास सेकेंड होने वाली है। पीडीएफ और टेस्ट के लिए आपको कहां जाना है? ग्लोबल आईटीआई की वेबसाइट पे जाना है। ठीक है, आप अपने गूगल में सर्च करेंगे globaliti.org। क्या सर्च करना है भाई? globaliti.org आपको गूगल में सर्च करना है। जैसे ग्लोबल आईटीआई गूगल में सर्च करेंगे पहली वेबसाइट आपको मिलेगी, वहां पे क्लिक करेंगे, कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपके सामने आएगा। यह वेबसाइट है, देखिए क्या है, www.globaliti.org। ठीक है, आपको वेबसाइट कुछ इस टाइप से आपके फोन में ओपन हो जाएगा। बहुत ही सिंपल और आसान हमने वेबसाइट को बना दिया है। तब आपको सोचिए, आपको पीडीएफ चाहिए, आपको मॉक टेस्ट चाहिए, सब देखिए अलग अलग टैब है, सामने ही बना हुआ, कहीं जाने की जरूरत नहीं। वेबसाइट खुलते ही होम पेज पे ही आपको सब ऑप्शन मिल जाएगा, बस आपको नीचे स्लाइड करना है। ठीक है, देखिए आईटीआई निम्मी मॉक टेस्ट, इस पे क्लिक करके आप टेस्ट दे सकते हैं। निम्मी क्वेश्चन पीडीएफ, इस पे क्लिक करके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। सीबीटी एग्जाम क्वेश्चन पेपर, इस पे क्लिक करके आप वो पेपर डाउनलोड कर सकते हैं जो आपके एग्जाम में आया हुआ था। तो बहुत सारे ऑप्शन है, आपके सब काम की चीजें हैं, आप देख लीजिए। आपको मार्कशीट डाउनलोड करना है, आपको वैकेंसी की जानकारी चाहिए, आपको मॉडल पेपर चाहिए, आपको सीबीटी एग्जाम का पेपर चाहिए, सब टैब बने हुए, जिस पे क्लिक करेंगे उसका आपको मिल जाएगा। थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको करके भी दिखा देता हूँ। मैंने क्या बोला, आपको गूगल में सर्च करना है ग्लोबल आईटी। जैसे सर्च करेंगे पहली वेबसाइट मिल जाएगी globaliti.org के नाम से। इस पर आपको क्लिक करना है, क्लिक करेंगे नया टैब इस तरह से ओपन होगा। लेकिन नीचे को स्लाइड करते जो मैंने आपको ऑप्शन बताया सब यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, आपको टेस्ट देना है, आप इस पे क्लिक कीजिए निम्मी मॉक टेस्ट पे। जैसे ही आपने क्लिक किया नीचे को स्लाइड करेंगे, देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ गया 3-4 एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, इलेक्ट्रिशियन। यहाँ पे देखिए फिटर थ्योरी सेकंड ईयर मॉक टेस्ट है, आप सेकंड ईयर पे क्लिक कर लीजिए। सब कुछ मैं आपके सामने लाइव करके दिखा रहा हूँ, आप ये मत बोलना कि नहीं सर नहीं हो रहा है। ठीक है, चलिए नीचे को स्लाइड कीजिए, देखिए यहाँ पे आ गया ना फिटर थ्योरी सेकंड ईयर टेस्ट 1, फिटर थ्योरी सेकंड ईयर टेस्ट 2, फिटर थ्योरी सेकंड ईयर टेस्ट 3। जिस पे स्टार्ट पे क्लिक करेंगे वो टेस्ट आपका बिल्कुल आसानी से रन करने लगेगा। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं 1 को स्टार्ट करना चाहूँ तो देखिए स्टार्ट हो गया, क्लिक कीजिए नेक्स्ट कीजिए, क्लिक कीजिए नेक्स्ट कीजिए, क्लिक कीजिए नेक्स्ट कीजिए, बिल्कुल आसानी से। कितना आराम से हो रहा है ना, बिल्कुल स्मूथ चल रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी आप होम पेज पे आ जाते हैं हम लोग, ये मैंने आपको बता दिया क्या टेस्ट देने का। आपको क्या करना है भाई, आपको डाउनलोड करना है क्या? पीडीएफ। तो देखिए यहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या थोड़ा सा नीचे स्लाइड करेंगे तो यहाँ भी देखिए अलग से बना है फिटर थ्योरी पीडीएफ प्लस टेस्ट लिखा हुआ है ना, यहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ को आसानी से। नीचे यहाँ क्लिक किया हमने, नीचे को स्लाइड करेंगे। अब देखिए 2 ऑप्शन है, फिटर थ्योरी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर। आप सेकंड ईयर के सेकंड ईयर पे क्लिक कर लीजिए, हमने क्लिक कर लिया। नीचे को स्लाइड करेंगे, नीचे स्लाइड करेंगे, यहाँ पे देखिए फिटर थ्योरी सेकंड ईयर पीडीएफ क्वेश्चन बैंक पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 जो भी चाहिए। पार्ट 2 आज मैं पढ़ा रहा हूं, आपको पार्ट 2 चाहिए। हालांकि इसमें एक ही पार्ट में 50 क्वेश्चन है, तो आपको 4-5 पार्ट के तो पहले पार्ट में मिल जाएगा। यहाँ क्लिक कर लेंगे, क्लिक करते पीडीएफ आपके सामने डाउनलोड। ठीक है, सब कुछ कितना आसानी से हो रहा है। और सबसे अच्छी बात यहाँ आप देखेंगे, यहाँ देखिए क्वेश्चन के साथ जस्ट हमने उसके नीचे ही उसका आंसर भी दे रखा है, जिससे कि आप लोगों को फोन वगैरह में देखने में दिक्कत ना हो। तो ये सारी सुविधाएं आपके लिए है, इसका फायदा उठाइए, मजे लीजिए। ठीक है, चलिए तो ये बात होगी हमारी पीडीएफ के बारे में, जिससे आप आसानी से टेस्ट दे पाओ और पीडीएफ डाउनलोड कर पाओ। क्योंकि ये एक क्वेश्चन सबसे ज्यादा होता है लोगों को ना, इसलिए मैंने पहले ही बता दिया। ठीक है, चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, आपके सामने यहां दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 16। क्या कह रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस फॉर रीहीटिंग द हार्डन्ड स्टील टू ए टेम्परेचर बिलो 400 डिग्री सेल्सियस। 400 डिग्री सेल्सियस के नीचे ना, 400 डिग्री सेल्सियस के से नीचे के तापमान पर हार्डन्ड स्टील को, जो कठोर किया गया स्टील है, हार्डन्ड स्टील मतलब ऐसी स्टील जिसकी हार्डनिंग की गई है, जो कठोर किया गया है, तो उस स्टील की बात कर रहा है कि उसको जो है 400 डिग्री सेल्सियस से नीचे हार्डन्ड स्टील को, कठोर की गई स्टील को पुनः गर्म करके फिर ठंडा करने के लिए फिर ठंडा किया जाता है। तो ये कौन सा हीट ट्रीटमेंट, कौन सा उसका उपचार कहलाता है? पहले वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा हम लोग को टाइम लगेगा, मैं सबके बारे में डिटेल में बताऊंगा। ये चारों बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, एक बार आपने डिटेल में समझ लिया, आगे इसके क्वेश्चन आएंगे, सीधे टिक करके आगे बढ़ते रहेंगे। लेकिन अभी जो मैं बताने वाला हूं इसको आपने पहले कभी पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं पढ़ा है तो
आज आप नोट कर लीजिएगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्योंकि मेरी आदत है मैं जो भी चीजें बताता हूँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बिल्कुल डिटेल में बताता हूँ, जिससे आदमी नहीं भी पढ़ा हो, कोई छात्र है नहीं भी पढ़ा है, तब भी उसे दिक्कत ना है, बिल्कुल समझ में आएगा। चलिए तो बात करते हैं पहले एनीलिंग की, एनीलिंग क्या होता है। ठीक है, हम पहले बात कर रहे हैं किसकी, एनीलिंग की। एनीलिंग क्या होता है हमारा, तो एनीलिंग जो होता है हम ना लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर एलसीटी, लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर बोलते हैं ना, एलसीटी होता है और यूसीटी अपर क्रिटिकल टेम्परेचर होता है। तो जो एनीलिंग किया जाता है ना, ये लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर से 30 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस ऊपर गर्म करके किया जाता है। इससे लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर से। एक बात ध्यान रखिएगा, आपका कोई भी मटेरियल हो, आपका कोई भी मेटल है, कोई भी मटेरियल है, सबका लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर एक समान होता है। क्या होता है, सबका लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर 723 डिग्री सेल्सियस होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर सबका एक समान होता है, कोई भी मेटल हो, लेकिन अपर क्रिटिकल टेम्परेचर वो मटेरियल के हिसाब से बदलता रहता है। अपर क्रिटिकल टेम्परेचर मटेरियल के हिसाब से सबका अलग अलग होगा, लेकिन लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर सबका एक ही होता है, 723 डिग्री सेल्सियस। चलिए एनीलिंग के बारे में हो गया कि हम एक काम करते हैं। प्लस एनीलिंग में क्या करते हैं, हम मेटल को धीरे धीरे ठंडा करते हैं। धीरे धीरे कैसे ठंडा होगा, धीरे धीरे ठंडा करने के लिए हम लोग उसे भट्टी में ही छोड़ देते हैं, भट्टी में या राख में दबाकर छोड़ देते हैं, भट्टी में या राख में दबाकर, क्योंकि हमें धीरे धीरे ठंडा करना है। भट्टी में या राख में दबाकर। आपको मालूम है जैसे हमारे घरों में बाटी चोखा लगता है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, जब खाना खाते हैं तो बाटी पूरा एक बार में बाहर नहीं निकालते, उसको राख में ही छोड़ देते हैं ना। राख में क्यों ढक देते हैं, इसलिए कि जिसको जरूरत पड़ेगी जब जब आएगा इंसान अपना एक एक निकाल के खाता रहेगा, तो इससे क्या वो बाटी गर्म बनी रहेगी ना। मतलब गर्म बनी रहेगी कि मतलब धीरे धीरे ठंडा होगी। वही बाहर रख देते हैं तो पता चला वो 10 मिनट में ठंडा हो गया, राख में है तो पता चला 40 मिनट में ठंडा होगी। तो वही चीज यहाँ पे है कि हमें एनीलिंग कर रहे हैं, हमें यहाँ पे जो भी मेटल है उसको जब एनीलिंग करना होता है उसका, तो उसे लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर से 30 से 50 डिग्री सेल्सियस ऊपर गर्म करेंगे, फिर धीरे धीरे ठंडा करेंगे। तो धीरे धीरे ठंडा हो इसके लिए उसे भट्टी में ही छोड़ देते हैं या राख में दबा देते हैं, जिससे कि वह धीरे धीरे ठंडा हो। इससे फायदा क्या होता है, इससे फायदा होता है कि जो हमारा मेटल है ना वो सॉफ्ट बनता है। सॉफ्ट बनाने के लिए ठीक है, सॉफ्ट होगा। देखिए बस एक ध्यान रखिए, एनीलिंग करने से मेटल सॉफ्ट बनेगा। सॉफ्ट बनने का क्या मतलब है, उसकी कठोरता दूर हो गई, यही बात हुई ना। सॉफ्ट बनेगा तो हार्डनेस दूर होगा। बस सॉफ्ट वाला याद रखेंगे, बाकी सब अपने आप लाइनें याद रहेंगी। हार्डनेस दूर होगा एक तरह से, ठीक है। सॉफ्ट बनेगा, हार्डनेस दूर होगा। देखिए सॉफ्ट बनेगा तो उसे आसानी से आप काट भी सकते हैं। कोई भी मटेरियल सॉफ्ट है तो आसानी से काटा जा सकता है, घिसा जा सकता है। इसका मतलब इसके अंदर किसी योग्यता की मशीनन योग्यता मतलब मशीनेबिलिटी, मतलब ऐसा मटेरियल जिसे आसानी से काटा और घिसा जा सके, तो बोला जाता है कि इसके अंदर मशीनेबिलिटी का गुण है, मशीनन योग्यता का गुण है। ठीक है, तो यह सब सॉफ्ट वाला याद रहेगा तो सब याद रहेगा। और एक चीज और होता है, स्ट्रेस एवं स्ट्रेन को भी दूर किया जाता है। स्ट्रेस एवं स्ट्रेन दूर करना, ठीक है। तो इस टाइप की जो भी चीजें एनीलिंग की मदद से होती है, तो इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। सबको हम लोग डिटेल में देख लेंगे। पहले क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन इसके बाद आपके कई सारे 10 क्वेश्चन इसी से सॉल्व हो जाएंगे, इसीलिए मैं सब एक ही जगह बता दे रहा हूं, सारी कहानी यहीं पे हो जाएगी। हार्डनिंग क्या होता है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, मेटल को ना अपर क्रिटिकल, इसमें लोअर क्रिटिकल था, इसको अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से 30 से 50 डिग्री सेल्सियस ऊपर गर्म करते हैं और तेजी से ठंडा करते हैं। जब मटेरियल को, जब मेटल को, हमारा जो मेटल है, स्टील है, जो स्टील को हम लोग क्या करें, अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से 30 से 50 डिग्री सेल्सियस ऊपर गर्म करें और तेजी से ठंडा करते हैं, तो वह स्टील हमारा एक नए पदार्थ में बदल जाता है, मार्टेनसाइट में। किसमें बदल जाता है, मार्टेनसाइट में बदलता है। और वो मार्टेनसाइट एक कठोर पदार्थ होता है, इस तरह से इसमें कठोरता का गुण आ जाता है। तो इसका मतलब हम लोग इसमें क्या करते हैं, अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से 30 से 50 डिग्री सेल्सियस ऊपर गर्म करना। अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से ध्यान रखिएगा, अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से 30 से 50 डिग्री सेल्सियस ऊपर करना। और फिर क्या करते हैं, तेजी से ठंडा करते हैं, तेजी से ठंडा। इसमें धीरे धीरे था, इसमें तेजी से ठंडा करना है। तो हमें क्या फायदा मिलेगा, तेजी से ठंडा करेंगे तो हमें यह फायदा मिलेगा कि एक तो
ठीक है। हार्डनिंग मतलब उसमें कठोरता का गुण आ जाएगा। किसका आएगा? कठोरता। कठोर होगा तो वह दूसरे मेटल, भाई कोई चीज हार्ड है तो दूसरे वाले को काट देगा ना, मतलब इसमें काटने की क्षमता जुड़ेगी या दूसरे मेटल को काट देगा। काटने की क्षमता जोड़ना, काटने की क्षमता जुड़ेगी। दूसरा क्या होगा भाई, कोई मटेरियल हार्ड हो गया तो हार्ड होगा तो सॉफ्ट वाले काट दिया, मतलब काटने की क्षमता जुड़ गई, अभी आसानी से दूसरे मेटल को काट सकता है। प्लस जल्दी घिसेगा नहीं, कोई पदार्थ अगर हार्ड हो गया तो वह जल्दी घिसेगा नहीं। घिसेगा नहीं मतलब घिसाव प्रतिरोधी हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? घिसाव प्रतिरोधी, मतलब घिसने का विरोध करेगा, जल्दी वह घिसेगा नहीं। मतलब इसको इंग्लिश में वियर रेजिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं डियर? वियर रेजिस्टेंस का गुण आ जाएगा, वह जल्दी घिसेगा नहीं। भाई कठोर हो जाएगा तो जल्दी घिसेगा नहीं। तो यह सब हमारा हार्डनिंग से आता है। ठीक है, इन पॉइंट को ध्यान रखिएगा। उसके बाद बारी आती है किसकी? टेम्परिंग की। देखिए टेम्परिंग क्या होता है? टेम्परिंग और हार्डनिंग ये दोनों हमेशा एक साथ आते हैं। आपने पढ़ा होगा, कोई भी कटिंग टूल पढ़ते हैं तो हम लोग क्या पढ़ते हैं कि यह हमारा कटिंग टूल है तो इसकी कटिंग एज को हार्ड एंड टेम्पर किया जाता है। यह दोनों वर्ड हमेशा एक साथ आते हैं, हार्ड एंड टेम्पर किया जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए जब भी किसी मेटेरियल को हम लोग हार्ड करते हैं, जब भी किसी मटेरियल को हार्ड करने का मतलब है वह हार्ड कब होगा? हार्ड तब होगा जब उसमें क्या हो जाए? कार्बन की मात्रा अधिक हो जाए। हार्ड तब होगा जब उसमें कार्बन की मात्रा अधिक हो जाए। भाई कोई चीज हार्ड तभी होगा, कार्बन की मात्रा किसी भी मेटल में जितना ज्यादा वह उतना ही ज्यादा कठोर हार्ड। अब दिमाग में यह आता है कि यार तब फिर हम कार्बन की मात्रा कम क्यों रख रहे हैं? खूब कार्बन डाल दो उसमें, बहुत ज्यादा हार्ड हो जाएगा, मजा आएगा है भाई, जल्दी घिसेगा नहीं, टूटेगा नहीं, दूसरे को काट देगा, या तो बहुत बढ़िया है। लेकिन देखिए अच्छाई के साथ बुराई भी आती है, ये चीज हम जानते हैं। तो इसमें दिक्कत क्या होता है कि जब हम कार्बन की मात्रा बढ़ाएंगे ना, एक लिमिट से ज्यादा अगर कार्बन की मात्रा कर देंगे तो हार्ड तो होगा, क्योंकि कार्बन की मात्रा जितना बढ़ेगा वो कठोर हो जाएगा। लेकिन कठोरता ज्यादा होने पर कार्बन की मात्रा जब ज्यादा होता है ना, 2% से ज्यादा जब कार्बन होता है तो वह मेटल को ग्रेफाइट अवस्था में ले आता है, जिससे वह कास्ट आयरन में बदल जाता है। और कास्ट आयरन क्या होता है? एक ब्रिटल मटेरियल है, भंगुरता का गुण उसके अंतर्गत होता है कि वो कठोर तो रहेगा लेकिन जैसे ही आप चोट लगाओगे ना, इंपैक्ट लोड पड़ेगा, अचानक लोड पड़ेगा तो उसको सहन नहीं कर पाएगा, इंपैक्ट लोड को सहन नहीं कर पाता है और वो टुकड़े टुकड़ों में टूट जाता है, बिखर जाता है। तो कठोर तो हो गया, जैसे चीजल को पता चला बहुत ज्यादा कार्बन डाल दिया, बहुत कठोर हो गया, लेकिन अब उसको कटाई करने के लिए हैमर चलाना पड़ेगा ना, हैमर से इंपैक्ट लोड पड़ेगा और चीजल आपकी टूट गई, तो कठोर होकर क्या करेगी? कोई काम का ही नहीं रह गया। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं भाई, कार्बन की मात्रा भी एक लिमिट तक मिलाया जाता है, ऐसा नहीं कितना भी मिला दे। आई बात समझ में? तो वही है, हार्डनिंग करेंगे तो हार्डनिंग करने का मतलब है हार्ड कैसे होगा? उसमें कार्बन की मात्रा बढ़ गई। क्या हुआ? कार्बन की मात्रा बढ़ गई। तो हार्डनिंग करने में हमारा कार्बन की मात्रा जब बढ़ती है तो उस मटेरियल में, हार्ड तो होता है वह मटेरियल, लेकिन वह जो मेटल है हार्ड होगा लेकिन उसमें कुछ एक्स्ट्रा ब्रिटलनेस का गुण आ जाता है, अतिरिक्त भंगुरता आ जाती है, जिससे वह टूल हमारे काम का नहीं रह पाता है। तो जब भी हम किसी भी मेटल को हार्ड करते हैं, इसीलिए उसके बाद तुरंत टेम्पर किया जाता है। हार्ड और टेम्पर एक साथ होंगे, क्योंकि हार्डनिंग करने पर उसमें कार्बन की मात्रा थोड़ी ज्यादा हो जाती है, जिससे एक्स्ट्रा ब्रिटलनेस, अतिरिक्त भंगुरता उत्पन्न हो जाती है। उसी एक्स्ट्रा ब्रिटलनेस या अतिरिक्त भंगुरता को समाप्त करने के लिए हम लोग टेम्परिंग करते हैं। क्या करते हैं डियर? टेम्परिंग करते हैं। और यह कैसे किया जाता है? या 400 डिग्री सेल्सियस के नीचे, ज्यादा गर्म नहीं करते हैं। बाकी सब देखिए लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर या अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर गर्म किए जा रहे थे। लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर क्या था? 723 डिग्री सेल्सियस था, लेकिन टेम्परिंग सिर्फ 400 डिग्री सेल्सियस है, उससे नीचे ही गर्म करके उसे ठंडा कर दिया जाता है। तो उसमें जो अतिरिक्त भंगुरता उत्पन्न हुई थी वह समाप्त हो जाती है, और वही हमारा टेम्परिंग कहलाता है। आई बात समझ में? फिर देख लेते हैं लास्ट वाला, नॉर्मलाइजिंग। नॉर्मलाइजिंग का मतलब है भाई नॉर्मल करना एक तरह से। इसको भी जो हम लोग गर्म करते हैं ना, अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से 30 से 40 डिग्री सेल्सियस ऊपर, अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से ध्यान रखिएगा ना, 30 से 40 डिग्री सेल्सियस ऊपर गर्म किया जाएगा नॉर्मलाइजिंग में। भाई नाम ये क्या? नॉर्मलाइजिंग। नॉर्मलाइजिंग का मतलब क्या था? नॉर्मल हो जाना। नॉर्मलाइजिंग का मतलब है नॉर्मल हो जाना। ठीक है, नॉर्मल कैसे होगा कोई चीज? जैसे आपकी तबीयत खराब है, ठीक है, तबीयत खराब होने का मतलब क्या? आपके अंदर कोई दोष उत्पन्न हो गया है, कहीं कोई प्रॉब्लम उत्पन्न हो गई है। तो जब वो दोष उत्पन्न हो गया है, अगर हम उस दोष को दूर कर दें, हमारे शरीर में जो दोष उत्पन्न हुआ जिसकी वजह से हम बीमार पड़े थे, अगर उस दोष को दूर कर दिया जाए, तब बोलेंगे आप कि अब ये धीरे धीरे नॉर्मल हो रहे हैं या ये नॉर्मल हो गए अब।
ठीक है। तो वैसे ही मेटल में भी होता है, जब मेटल की तबीयत खराब हो जाती है, मेटल में कोई दिक्कत हो जाती है, तो उसके आंतरिक दोष, जो मेटल के अंदर जो दोष उत्पन्न हुआ है उसको अगर दूर कर दिया जाए तो वही हमारा क्या कहलाएगा, नॉर्मलाइजिंग कहलाएगा, कि हमने मेटल को नॉर्मल कर दिया। आई बात समझ में? तो इसका मतलब क्या, नॉर्मलाइजिंग का मतलब कि आंतरिक दोष को दूर करना, आंतरिक दोष को दूर करना, या कह लीजिए आंतरिक संरचना, आंतरिक संरचना या ग्रेन संरचना, ग्रेन संरचना को रिफाइन करना। रिफाइन मतलब परिष्कृत करना, ठीक है। या निहित, इसके अंदर जो निहित स्ट्रेस है, जो उत्पन्न स्ट्रेस है उसको दूर करना, निहित स्ट्रेस दूर करना, स्ट्रेस दूर करना। इस बात को ध्यान दीजिएगा, देखिए स्ट्रेस स्ट्रेन दूर करने के लिए हमारा एनिलिंग भी है। क्या है भाई? एनिलिंग भी है स्ट्रेस स्ट्रेन दूर करने के लिए। इसमें भी निहित स्ट्रेस दूर किया जा रहा है। तो ऐसा कब होगा? तो जब देखिए हमारे ऑप्शन में मान लीजिए स्ट्रेस स्ट्रेन दूर करने की बात करें और ऑप्शन में क्या हो, अगर एनिलिंग और नॉर्मलाइजिंग दोनों है, अगर दोनों अवेलेबल है तो हम लोग एनिलिंग को पहले सही करेंगे स्ट्रेस स्ट्रेन दूर करने के लिए। लेकिन कोई केस ऐसा भी कभी कभी बनता है कि स्ट्रेस दूर करने की बात करता है लेकिन ऑप्शन में एनिलिंग नहीं होता है, एनिलिंग नहीं है, तो क्या, अगर नॉर्मलाइजिंग सिर्फ अवेलेबल है तब नॉर्मलाइजिंग को सही करेंगे। अगर एनिलिंग है तो पहले एनिलिंग को सही माना जाए, अगर एनिलिंग नहीं है उस केस में तब हम नॉर्मलाइजिंग को भी सही करते हैं। तो इस बात को याद रखिएगा। और नॉर्मलाइजिंग में जो मेटल को ठंडा किया जाता है ना, यह स्थिर वायु में, वायु बहनी नहीं चाहिए, स्थिर वायु होनी चाहिए और कमरे के तापमान पर। मतलब जैसे हमारा रूम है, नॉर्मल टेम्परेचर है, हम उसको निकाल करके नॉर्मल रूम पे रख देंगे, ठीक है। स्थिर वायु में कमरे के तापमान पर, स्थिर यहां पे क्या होना चाहिए था, वायु में कमरे के तापमान पर हम लोग ठंडा करते हैं आराम से। नॉर्मल निकाल करके नॉर्मल रूम में रख दीजिए, उसे ठंडा होने दीजिए, तो उसमें नॉर्मलाइजिंग होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा समय लगा होगा लेकिन सब चीजों को आप नोट कर लीजिएगा। अब आपके आगे के क्वेश्चन बड़े आसानी से होंगे। थोड़ा सा स्टार्टिंग में मैंने बता दिया पूरा डिटेल, इन सब चीज पॉइंट को पूरा अच्छे से नोट कीजिएगा, आगे क्वेश्चन बड़े आराम से बड़े जल्दी जल्दी कर पाएंगे। जैसे देखिए रहा, स्टील में टेम्परिंग प्रक्रिया क्यों की जाती है, बताइए। मैंने आपको जस्ट अभी पीछे सब चीजें बता दी, आप बता लोगे। टेम्परिंग क्यों कर रहे थे? कि जो उसमें हमारा एक्स्ट्रा बिटलनेस आ गया था, अतिरिक्त भंगुरता आ गई थी, उसको यह सही करेगा। मतलब टेम्परिंग कब करते हैं? हार्डनिंग की बात करते हैं। तो हार्डनिंग करने की वजह से हार्डनेस में क्या होता है, उसका जो हार्डनेस होता है वो अतिरिक्त मतलब ज्यादा हो जाता है, जिससे अतिरिक्त कार्बन आ जाता है, अतिरिक्त भंगुरता उत्पन्न हो जाती है, उसी को दूर करते हैं। मतलब जो हमने हार्डनिंग करने के बाद जो हार्डनेस और टफनेस का गुण था उसी को फिर रेगुलेट करना, जिससे कि वह सही पोजीशन में आ सके, अतिरिक्त भंगुरता समाप्त हो सके। तो उसका हार्डनेस और टफनेस को रेगुलेट किया। टफनेस का गुण रहेगा तभी तो झटके को सहन कर पाएगा, इंपैक्ट लोड को सहन कर पाएगा। तो टफनेस के गुण को सुधारने के लिए उसको रेगुलेट किया जाता है टेम्परिंग की मदद से। तो देखेंगे लास्ट जो ऑप्शन है कठोरता और टफनेस को रेगुलेट करने के लिए, ठीक है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। या तो अगर आपको मान लीजिए इसमें नहीं समझ में आता कि क्या मैं सही करूं, तो इसीलिए होता है जैसे मैंने पीछे आपको ऑप्शन सब डिटेल में बता दिया, तो आप ऑप्शन के हिसाब से भी क्वेश्चन सही कर सकते हो कि 4 ऑप्शन है, अगर उसमें से अगर आपको 3 ऑप्शन के बारे में मालूम है, चौथा अपने आप सही हो जाएगा। जैसे देखिए पहला क्या कह रहा है, टू ऐड कटिंग एबिलिटी, काटने की क्षमता जोड़ना। कोई किसी को कब काटेगा? जब वो कठोर रहेगा। कठोर कैसे होगा? हार्डनिंग के द्वारा होगा। कैसे होगा भाई? हार्डनिंग प्रोसेस के द्वारा होगा, ठीक है। टू रिलीव स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, स्ट्रेस स्ट्रेन के लिए मैंने क्या बताया? एनिलिंग बताया आपको। जब एनिलिंग रहेगा तो स्ट्रेस स्ट्रेन को दूर किया जाएगा, एनिलिंग हो गया। ग्रेन संरचना को परिष्कृत करना, ग्रेन संरचना कैसे परिष्कृत हो रही थी? नॉर्मलाइजिंग से हो रही थी। कैसे हो रही थी डियर? नॉर्मलाइजिंग से हो रही थी। जब ये नॉर्मलाइजिंग से हो रही थी तो ऑप्शन में आपके पास बचा क्या? 3 का आपको पता चल गया, हार्डनिंग, एनिलिंग, नॉर्मलाइजिंग। पूछा है टेम्परिंग का, इसका मतलब जो चौथा ऑप्शन है वो टेम्परिंग का होगा। तो ये 2 तरीके हैं, आपको जिससे मन करे उससे सॉल्व कर सकते हैं, ऑप्शन से, क्वेश्चन से, जैसे समझ में आए। फिर अगला कह रहा है स्टील में एनिलिंग का उद्देश्य क्या है? भाई स्टील में एनिलिंग हम लोग क्यों कर रहे थे? काटने की क्षमता जोड़ना? बिल्कुल नहीं, यह तो हार्डनिंग के लिए था, यह हमारा हार्डनिंग के लिए था, ठीक है। टू इंक्रीज वियर रेजिस्टेंस,
भाई कठोरता, घिसने का प्रतिरोध, वियर रेजिस्टेंस, वो जल्दी घिसे ना, जल्दी घिसेगा कब नहीं, जब वो कठोर होगा। तो यह भी हार्डनेस वाला हो गया, किसका हो गया भाई, हार्डनेस वाला हो गया। फिर टू रिलीव द इंटरनल स्ट्रेस, देखिए टू रिलीव द आंतरिक स्ट्रेस को दूर करना। जबकि लास्ट वाला क्या है, स्टील की ग्रेन स्ट्रक्चर को परिष्कृत करने के लिए। तो ग्रेन के स्ट्रक्चर या ग्रेन के संरचना को परिष्कृत कौन करता है, नॉर्मलाइजिंग करता है भाई, कौन करता है, नॉर्मलाइजिंग करता है। तो बचा क्या, ऑप्शन सी बचा, आंतरिक स्ट्रेस को दूर करने के लिए क्या होगा, एनीलिंग होगा। स्ट्रेस स्ट्रेन दूर करने के लिए भी मैंने पीछे आपको बताया था। नेक्स्ट पे आ जाइए। चलिए उससे पहले एक मैं छोटी सी चीज आपको बता दो, अगर कोई इंस्टाग्राम वगैरह आजकल लोग यूज करते हैं, काफी चलन में है, तो जो लोग इंस्टाग्राम यूज करते हैं वो लोग मुझसे चाहे तो जुड़ सकते हैं। आपको इंस्टाग्राम पे सर्च करना पड़ेगा क्या भाई ना, इंस्टाग्राम, वहां सर्च करेंगे आप ग्लोबल _ITI_ अभी, मैं वहां मिल जाऊंगा। अगर आप चाहो तो हमसे वहां पे जुड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए तो पर्सनल चीजें हो गई। हम बात करते हैं क्या कह रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ द की, कि इस की का नाम क्या। ध्यान से समझिएगा, बड़े मजे से समझ में आएगा। देखिए मेन है, देखिए यहाँ पे ऑप्शन क्या है, शंख की, फीदर की, फ्लैट सैडल की, हॉलो सैडल की। तो पहले हम समझेंगे कि की जो जनरली हमारी होती है ना, वह कितने, यह मेन 3-4 टाइप की होती है, ठीक है। लेकिन यह टाइप पूरे कंप्लीट नहीं, मेन है 2 टाइप की, शंख की और सैडल की। हमारी जो की होती है मेन 2 टाइप की होती है। कौन कौन सी होती है, चलिए पहले उसको बता देता हूं मैं, कौन कौन सी होती है भाई, शंख की और सैडल की, शंख की और सैडल की, ये 2 टाइप की होती है। तो कब शंख की बोलेंगे, कब सैडल की बोलेंगे, पहले इसको समझ लीजिए। देखिए शंख की उसको बोलते हैं जिसमें शाफ्ट और हब दोनों में खांचा कटा हो। बात को समझिएगा, शंख की किसको बोलेंगे, यह हमारी मान लीजिए बेलनाकार शाफ्ट होगी, जैसे यह शाफ्ट हो गई, और हब क्या होगा, तो इस शाफ्ट के ऊपर ही तो हब चढ़ाया जाएगा। हब मतलब पुली या गियर, जो शाफ्ट के ऊपर पुली या गियर हम लोग चढ़ाते हैं पावर को, टार्क को ट्रांसमिट करने के लिए। जो शाफ्ट पे टार्क जनरेट हुई, जो पावर जनरेट हुई, उसको एक स्थान से दूसरे, मान लीजिए एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट पे ट्रांसफर करना है, या एक शाफ्ट से दूसरे मशीन पे ट्रांसफर करना है, तो शाफ्ट से तो पावर जाएगी नहीं, शाफ्ट के ऊपर पुली या गियर लगाएंगे। उस पुली या गियर पे हम क्या करेंगे, जो हमारा पुली होगा तो पुली पे बेल्ट चढ़ाएंगे, गियर होगा तो उससे दूसरा गियर कनेक्ट करेंगे, तब जाकर के वो टार्क जो शाफ्ट पे जनरेट हुई थी वो दूसरी जगह जा पाएगी। तो वही चीज है कि जो हमारा शंख की होता है, तो जो हमारी शाफ्ट होती है ना, तो शाफ्ट हो गया, और इसके ऊपर क्या लगाया जाएगा भाई, इसके ऊपर लगेगा हमारा पुली या गियर, जिसको हब कहते हैं। यह हमारा क्या होता है, शाफ्ट होता है, और इसके ऊपर पुली या जो गियर लगी है, इसको हम लोग हब कहते हैं। हब का मतलब पुली या गियर, ठीक है। तो अगर हमारा जो खांचा कीवे काटा जाता है, खांचा कहते हैं, क्या कहते हैं, खांचा कीवे, अगर शाफ्ट में भी खांचा कटा हो, जैसे ये शाफ्ट में मैंने काट दिया, ऊपर हब में भी, दोनों में खांचा कटा हुआ है, ठीक है, शाफ्ट में भी हब में भी। यह देखिए की है आपका चाबी, यह की क्या करेगी, आधा शाफ्ट के अंदर जाएगी, आधा हब के अंदर चली जाएगी। यही की यहाँ पे डाला जाएगा, आधा शाफ्ट में आधा हब में। यदि खांचा शाफ्ट और हब मतलब पुली या गियर दोनों में कटा हुआ है, तो वहां पे जो भी की लगेगी वह शंख की कहलाएगी। वहां पे जो भी की लगेगा वह शंख की कहलाएगा। सैडल की क्या कहलाएगा, सैडल की वह कहलाएगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ शाफ्ट में सिर्फ और सिर्फ हब में खांचा। आ रही बात समझ में, फिर सीरीज करके मैं बना देता हूं। मैं क्या कह रहा हूं कि हमारा शाफ्ट होगा, शाफ्ट में कोई खांचा नहीं, इसके ऊपर जो हमारा हब चढ़ाया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ हब में खांचा। इसमें देखिए शाफ्ट हब दोनों में, यहां सिर्फ और सिर्फ हब में खांचा, शाफ्ट में अगर कोई खांचा ना काटा जाए तो यही हमारा सैडल की कहलाता है। ये दोनों मेन पहचान हो गए, शंख की के और सैडल की के। आई बात समझ में। अब चलिए अब क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, अब आपको क्लियर समझ में आएगा। चलिए अब बात कर रहे थे हम यहाँ पे क्या, कि पहला क्या भाई, शंख की। देखिए शंख की तो मेन वही हो गया कि शाफ्ट और हब दोनों में खांचा कटा हुआ, शंख की कहलाएगा, ठीक है। अब अगला क्या है भाई, फीदर की, ठीक है, फिर फ्लैट सैडल की, हॉलो सैडल की। तो देखिए शंख की तो आपको समझ में आएगा, शंख की क्या है, सैडल की क्या है, तो मेन टाइप हो गए। फीदर की, तो यह जो फिगर आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे यह शाफ्ट है, देखिए यहाँ पे 2 की है, यह हमारा की है, और यहाँ शाफ्ट में खांचा कटा हुआ है। की में 2 होल बने हुए हैं, और ऐसे ही हमारे शाफ्ट में भी 2 होल होते हैं जिसमें थ्रेड कटा होता है। इस की को इस शाफ्ट के यहाँ खांचे में डालते हैं, और इस जो होल बना हुआ होल में से स्क्रू लगा करके इसको इसमें टाइट कर देते हैं,
ठीक है। इसका फायदा क्या होता है, जो की होती है इसको हम लोग फीदर की कहते हैं। क्या कहते हैं डियर, फीदर की कहते हैं। और इसमें यह होता है ना कि जैसे जब भी हम लोग शाफ्ट, और जैसे हमारे शाफ्ट है और मैंने बताया ना शाफ्ट हो गई, इस पे पुलिया गियर है, दोनों में कीवे कटा हुआ है, यहाँ पे हमने डाल दिया क्या, की डाल दिया, तो दोनों हमारी यहाँ पे जाम हो गई, शाफ्ट और पुली एक साथ जाम हो गए, मतलब उनके बीच अब सापेक्ष गति नहीं होगा, रिलेटिव मोशन नहीं होगा, रोटरी रिलेटिव मोशन या सापेक्ष गति नहीं होगा। मतलब जो शाफ्ट पे टार्क जनरेट होगी सेम टू सेम वही पुली या गियर पे जनरेट होगी। क्यों, क्योंकि हमने इसको की लगा करके दोनों को एक साथ जाम कर दिया, फिक्स कर दिया। अगर की नहीं लगाते तो क्या होता, शाफ्ट अलग स्पीड से घूमती, पुली या गियर इस पे अलग, क्योंकि वो स्लिप कर जाया करती, स्लिप कर जाती तो उसकी स्पीड अलग होती, इसकी अलग होती, तो इनके बीच सापेक्ष गति हो जाता, रिलेटिव मोशन हो जाता। सापेक्ष गति मतलब क्या, जब दो लोग होते हैं तब सापेक्ष, जैसे मान लीजिए एक लड़का है उसका नंबर आया 100 नंबर, एक का आया 80 नंबर, तो आप बोलेंगे इसकी अपेक्षा इसका नंबर ज्यादा है या इसके सापेक्ष इसका नंबर ज्यादा है। दो लोग रहेंगे तब सापेक्ष आएगा ना। अगर दोनों का 100 नंबर आए तब आप कैसे कहो कि इसका सापेक्ष इसका ज्यादा, तब सापेक्ष नहीं हो पाएगा, मतलब रिलेटिव मोशन सापेक्ष चीज खत्म हो जाएगी। वही चीज यहाँ पे जब दोनों की स्पीड सेम हो जाएगी, दोनों पे टार्क सेम हो जाएगा, तो रिलेटिव मोशन या सापेक्ष जो है हमारा गति वह समाप्त हो जाएगी। तो यही काम करता है कि क्या करता है, इनके बीच रोटरी मोशन जो घूर्णन गति हो रही थी, उनके घूर्णन गति में रोटरी रिलेटिव मोशन को समाप्त कर देता है। कौन, जो हमारी संघ की होती है या फीदर की, दोनों में ही होता है। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली यह बात है कि जो इसमें स्पेशली हमारा फीदर की आता है ना, यह की ऐसा होता है जो सिर्फ रिलेटिव मोशन को रोकता है, एक्सियल मोशन होने देता है। मतलब पुली को या गियर को इस पे आगे पीछे इधर उधर खिसका सकते हैं, दाएं बाएं मतलब इधर पे खिसका सकते हैं। एक्सियल, क्योंकि ये की टेपर नहीं होती, बिल्कुल पैरेलल है, तो ये एक्सियल मोशन को होने देता है, सिर्फ रिलेटिव घूर्णन गति वाले रिलेटिव मोशन को रोकता है। जबकि संघ की के अलावा, सॉरी फीदर की के अलावा, मतलब संघ के हमारे कई टाइप के होते हैं ना, टेपर संघ की होता है, हमारा सर्कुलर टेपर की होता है, पिन की होता है, तो ये सब जो होते हैं ना, इनमें क्या होता है कि यह एक्सियल मोशन और रिलेटिव मतलब घूर्णन गति वाला सापेक्ष गति दोनों को रोक देता है। लेकिन यह क्या करता है, यह सिर्फ और सिर्फ घूमने वाले सापेक्ष गति को रोकता है, एक्सियल मोशन को होने देता है, उसी को हम लोग फीदर की कहते हैं। इसमें पुली गियर को इधर उधर खिसकाया जा सकता है। तो यह हमारा फीदर की में ऐसा है, और यह किसके अंतर्गत है, संघ की के अंतर्गत आती है। अब देखिए दो और है, फ्लैट सैडल की, हॉलो सैडल की। मैंने सैडल की आपको बताया कि सैडल की में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ शाफ्ट या हब में खांचा कटा होता है। एक चीज मैं और आपको थोड़ा सा यहाँ बता दूं कि जैसे देखिए हमारा यह शाफ्ट हो गया ना, शाफ्ट हो गया, इसके ऊपर हमारा हब मतलब पुली है, गियर हो गया, ठीक है। मैंने बताया यहाँ भी खांचा कटा हुआ है और इसमें भी, दोनों में खांचा कटा हुआ, शंख की वाले में। तो जो हमारा शाफ्ट में खांचा काटा जाता है, ये हमारी शाफ्ट हो गई, तो जो शाफ्ट में खांचा काटा होता है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं भाई, जो शाफ्ट में खांचा काटा गया होता है इसको हम लोग बोलते हैं की सीट। वैसे लोग पूरे को कीवे बोल देते हैं, लेकिन रियलिटी देखा जाए तो इसको की सीट बोलते हैं, और जो हब में खांचा काटा जाता है इसको कीवे बोलते हैं। क्योंकि जो आप की लगाओगे तो शाफ्ट वाला, भाई शाफ्ट वाले में यहाँ पे की बैठ जाएगी, यहाँ बैठ जाएगी, की को बैठने के लिए स्थान इस वाले खांचे में मिलेगा, तो इसलिए इसको की सीट बोल देते हैं, और ऊपर वाले में हमारा की आराम से चली जाती है तो इसको कीवे बोल देते हैं। तो दोनों को इस तरह से अलग अलग बोलते हैं थोड़ा सा, ठीक है, मैंने बता दिया हल्का सा, इसको ध्यान रखिएगा। बाकी चलिए फ्लैट सैडल की, हॉलो सैडल की, इन दोनों में क्या होता है, देखिए फ्लैट सैडल, हॉलो सैडल, सैडल की दो टाइप की है, फ्लैट सैडल की, हॉलो सैडल की, ठीक है। जबकि हमारा संघ की अलग अलग टाइप की है, पैरेलल संघ की, टेपर संघ की, फीदर की है, आपका वुडरफ की है, राउंड की है, सर्कुलर टेपर की है, यह सब हमारे कई टाइप के क्या हो गए, संघ की हो गए। जबकि जो हमारा सैडल की है दो टाइप का, फ्लैट और हॉलो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यह ऊपर वाला जो है ना, यह फ्लैट सैडल की है, और नीचे वाला जो है हॉलो सैडल की है। दोनों में डिफरेंस क्या है थोड़ा ध्यान से देख लेते हैं, फिर अच्छे समझ में आ जाएगा। फ्लैट सैडल की में क्या होता है कि देखिए इसमें शाफ्ट होती है ना, देखिए मैंने क्या बोला, शाफ्ट में कोई खांचा नहीं, यहाँ फिगर में दिख रहा है क्लियर, यहाँ देखिए जो हमारा शाफ्ट होगा ना, शाफ्ट में कोई खांचा नहीं, सिर्फ और सिर्फ किसमें खांचा रहेगा, हब में खांचा कटा होगा, ठीक है। अब बात यह आएगी कि सिर्फ और सिर्फ हब में खांचा कटा हुआ है ना, तो जो हमारा शाफ्ट पे कोई खांचा ही नहीं है तो हमारी शाफ्ट कैसे होगी, तो जब आप इस पे की लगाओगे, जब आप इस पे की लगाओगे तो की हमारा सही से बैठ पाएगा भाई, क्योंकि ये पॉइंट पे यहाँ टच करेगा, दोनों साइड खाली रह जाएगा, की हमारा शाफ्ट पे ठीक से बैठ नहीं पाएगा, कि हमारा शाफ्ट पे ठीक से बैठ नहीं पाएगा, इसको सही से बैठने के लिए स्थान नहीं मिलेगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, शाफ्ट के एक हिस्से को थोड़ा सा फाइल के द्वारा घिस देते हैं। देखिए शाफ्ट के एक हिस्से को घिस दिया जाता है, जिससे चौकोर स्थान मिलता है, जिससे हमारी यह जो की है इस पर आसानी से बैठ सके, क्योंकि भाई खांचा तो कटा नहीं है, तो शाफ्ट पे हमारी की आसानी से बैठ सके, इसलिए शाफ्ट के एक हिस्से को थोड़ा घिस दिया जाता है। तो जिसमें शाफ्ट के हिस्से को घिसते हैं जिससे कि आसानी से बैठ सके, इस वाले को हम लोग क्या कहते हैं, फ्लैट सैडल की कहते हैं, या सॉलिड सैडल की भी बोला जाता है।
फ्लैट या सॉलिड सैडल की भी बोला जाता है। आई बात समझ में। अब यह इस पे जो है पावर ट्रांसमिट करेगी। ये पावर कैसे ट्रांसमिट होता है, तो देखिए की और शाफ्ट के बीच लगने वाले फ्रिक्शन की वजह से, क्योंकि खांचा तो कटा नहीं है, तो इन दोनों के बीच जो फ्रिक्शन लगेगा उसी की वजह से पावर ट्रांसफर होती है। इसीलिए संक की अपेक्षा जो हॉलो सैडल की या सैडल की होती है, संक की अपेक्षा सैडल की कम टार्क आपकी ट्रांसफर कर पाती है। ठीक है, चलिए उसके बाद इसको देख लीजिए। अब इसमें क्या डिफरेंस है, हॉलो सैडल की में क्या होता है ना कि जो हमारा शाफ्ट होता है, तो जो हमारी की होती है, तो शाफ्ट, इसमें शाफ्ट को नहीं घिसा जाता, इसमें शाफ्ट को घिस रहे थे ना। हॉलो सैडल की में शाफ्ट को घिसने की कोई जरूरत नहीं है। हमारा जो शाफ्ट है, शाफ्ट का जैसा वक्र भाग बना हुआ गोलाई में ना, उसी वक्रता में हम लोग क्या करते हैं, की के नीचे का भी भाग बना देते हैं। मतलब जो हमारा की है ना, की के नीचे भी ऐसे ही वक्रता शाफ्ट की, शाफ्ट से मैच करता हुआ वक्रता भाग बना देंगे, जिससे कि आसानी से शाफ्ट पे क्या होगी, बैठ जाएगी। ठीक है, आगे शाफ्ट से मैच करता हुआ वक्र भाग, तो ये वाला हिस्सा क्या होगा, शाफ्ट पे गोलाई में बैठ जाएगा, तो हमें शाफ्ट को घिसने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जिसमें नीचे का भाग कैसे बना दिया जाए, शाफ्ट के वक्रता के हिसाब से मैच करता हुआ इसमें भी वक्र भाग काट दिया जाए, तो हमारा यह क्या होता है, हॉलो सैडल की होता है। अगर नॉर्मल हमारी की हो बिल्कुल प्लेन इस तरह से, तो हमारा फ्लैट सैडल की, इसके लिए शाफ्ट को घिसने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, दोनों में डिफरेंस समझ में आया होगा। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। कह रहा कुंजी का उद्देश्य क्या है, की यूज करते हैं। अभी मैंने बताया भाई की का काम क्या है, जो शाफ्ट पे जो टार्क जनरेट हुई उसको पुली या गियर पे ट्रांसमिट कर सके। शाफ्ट में खांचा कटा, पुली या गियर में खांचा कटा, तो जो हमारा शाफ्ट में टार्क जनरेट हुई उसको हम क्या करें, पुली पे ट्रांसफर कर सके। तभी पुली पे फिर बेल्ट चढ़ा करके हम उसको अन्य मशीन या अन्य शाफ्ट पे ट्रांसफर कर पाएंगे टार्क को। तो वही है, क्या है भाई, की क्या करेगा, इन दोनों को आपस में जाम कर देगा, जिससे शाफ्ट की टार्क पूरी की पूरी पुली पे चले जाए। तो वही देखिए ऑप्शन ए है, टू ट्रांसमिट टार्क, टार्क को संचारित करने के लिए। डाउट की बात नहीं होगी। नेक्स्ट पे चलते हैं। व्हाट इज द रेशियो ऑफ कीवे टेपर, कि जो कीवे होता है उसमें टेपर क्या रहता है। मैंने क्या बताया कि ज्यादातर जो हमारे संक या कोई भी होता है ना, वो कीवे टेपर, उसमें टेपर कटा होता है, इसलिए कि जो टेपर रहेगा तभी तो उसमें एक्सियल मोशन भी, जब आप की को उसमें लगाओगे ठोकोगे तो जाकर के जाम कर देगा, तो पुली का रिलेटिव मोशन तो रुकेगा ही, सापेक्ष घूर्णन गति वाला तो रुकेगा ही, साथ में एक्सियल मोशन भी रुक जाएगा उसी टेपर की वजह से। ठीक है, तो जो टेपर काटा जाता है ना कीवे का, वह एक संबंधित सौ का रहता है। कितने का रहता है, जैसे हमारी की इधर रहेगी, क्या जो हमारी की होगी ना, जो हमारी की रहेगी एक साइड मान लीजिए मोटा है, तो पीछे एक साइड थोड़ा टेपर में हो जाएगा। ठीक है, यहां देख रहे हैं, यहाँ ज्यादा, सॉरी चौड़ाई ज्यादा, यहाँ कम, ये टेपर में। तो वो टेपर जो कटा होता है कितने का रहता है, बहुत जरा सा एक संबंधी 100 का टेपर कटा होता है नॉर्मल हमारी टेपर संख्या में। ठीक है, और यहीं पे हमारा क्या होता है, पैरेलल संख्या होता है, तो पूरा पैरेलल में होता है, उसमें टेपर नहीं होता है। उसके अलावा हमारा होता है राउंड की, क्या होता है भाई, राउंड की होता है, तो यह पूरा राउंड में होता है हमारा। कैसे होता है, इस तरह से बेलनाकार होता है। इसी में एक सर्कुलर टेपर की आता है, क्या आता है भाई, सर्कुलर टेपर की। सर्कुलर टेपर की में क्या होता है कि हमारा वो टेपर में रहेगा, इस तरह से टेपर में। है बात समझ में। इस पे जो टेपर कटा होता है ना, कई बार यह पूछता है, तो इस पे जो टेपर होता है वह एक संबंधी 50 का होता है। इसको हम लोग पिन की भी कहते हैं, पिन की भी बोला जाता है। एक संबंधी 50 का टेपर होता है। ये बाकी सब पे हमारा क्या, एक संबंधी 100 का। तो ये सर्कुलर टेपर की या इसे पिन की के नाम से भी जानते हैं। राउंड की इस तरह से होता है। देखिए राउंड की हो या सर्कुलर टेपर की वाला हो, इसमें क्या होता है, हमारा जो शाफ्ट होता है ना, ये शाफ्ट हो गई या हब हो गई। अब इसमें अगर हमें इस की को लगाना है तो क्या होगा, शाफ्ट में भी अर्धवृत्ताकार खांचा कटेगा और हब में भी अर्धवृत्ताकार खांचा कटेगा, तभी तो ये दोनों में आधा आधा जाएगा। शाफ्ट में भी अर्धवृत्ताकार खांचा काटना पड़ेगा और हब में भी, जबकि बाकी में ऐसा नहीं था। नॉर्मल हमें शाफ्ट में ऐसे आताकार खांचा और ऊपर भी आताकार काट रहे थे, लेकिन जब राउंड की या सर्कुलर टेपर की लगाना होगा तो शाफ्ट में ही अर्धवृत्ताकार खांचा और हब में भी, तब ये इसमें लगेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्या कह रहा है, इस की का नाम क्या है। ध्यान से देखिएगा, पूछ रहा है इस की का नाम क्या। देखिए कौन सा की है, बिल्कुल आसानी से आप लोग पहचान लेंगे। यहाँ देखिए, अगर ध्यान से फिगर में देखेंगे ना, अगर नहीं दिख रहा होगा यहाँ पे तो आप पीडीएफ डाउनलोड करना, वहां आपको दिख जाएगा बिल्कुल क्लियर क्लियर। अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो यह वाला चौड़ाई इसका थोड़ा ज्यादा है, और यहाँ पे देखेंगे तो यह चौड़ाई कम है। आगे ध्यान से देखिए, ठीक है, तो यह वाला चौड़ाई इतनी सी है, इतनी सी है, और यह वाला इतना है।
इसके पीछे पीछे मतलब ये टेपर में है। कैसे है भाई, टेपर में है। और आधा देखिए यहाँ क्या है, ये आधा शाफ्ट में है और ऊपर पुली या गियर लगा हुआ, तो आधा शाफ्ट में है और आधा हब में, आधा आधा दोनों में है। तो यह हमारा शंख की हो गया, और टेपर में है तो टेपर शंख की। ऑप्शन ये देखिए बिल्कुल सही हो जाएगा, कोई डाउट की बात नहीं है। ठीक है, फ्लैट सैडल की या हॉलो सैडल की क्या होगा, तो यह देखिए आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, फ्लैट सैडल की जिसमें शाफ्ट को घिस दिया जाता है, हॉलो सैडल की जिसमें की के नीचे का आकार हम लोग शाफ्ट की वक्रता से मैच करता हुआ बना देते हैं। मिल गया। पैरेलल सम की क्या होगा, यह भी आधा शाफ्ट आधा हब में रहेगा लेकिन पैरेलल रहेगा। जैसे ये टेपर में था ना, यह पैरेलल होगा, इसमें कोई टेपर नहीं होगा, इस तरह से रहेगी। ठीक है, जितनी मोटाई इधर उतनी ही मोटाई इधर, दोनों सेम, मतलब कोई टेपर नहीं। तो पैरेलल, यह पैरेलल कहलाएगी, पैरेलल संघ की। और टेपर हो जाएगा आगे कम पीछे ज्यादा, पीछे कम आगे ज्यादा, ऐसे टेपर में, तो ये हमारा टेपर संघ की हो जाएगा। नेक्स्ट पे आ जाइए। अगला क्या कह रहा है, विच टाइप ऑफ मटेरियल स्क्रू यूजफुल फॉर सेल्फ टैपिंग ऑन हार्ड और ब्रिटल मटेरियल। हार्ड या ब्रिटल मटेरियल पर सेल्फ टैपिंग करने के लिए। सेल्फ टैपिंग मतलब समझे, टैपिंग का मतलब होता है थ्रेड काटना, लेकिन दो चीजें होती है, डाई और टैप। जहां पर एक्सटर्नल थ्रेड काटा जाता है, बाहरी चूड़ी कहीं पे काटी जाए तो उसको डाई द्वारा काटते हैं, और जहां पे इंटरनल थ्रेड काटा जाता है उसको टैप द्वारा काटते हैं। जहां पे आंतरिक चूड़ी, किसी होल के अंदर आप चूड़ी काट रहे हैं, कहीं अंदर चूड़ी काट रहे हैं, तो वह टैप के द्वारा काटा जाता है, और वह जो प्रोसेस होता है वह टैपिंग कहलाता है। तो वही चीज है टैपिंग, सेल्फ टैपिंग मतलब जो खुद से थ्रेड काट ले, सेल्फ टैपिंग। ठीक है, ये कई टाइप के हमारे देखिए सेल्फ पियर्सिंग है। सेल्फ पियर्सिंग में क्या होता है ना, ये थोड़ा अलग टाइप की, ये जो आपको दिख रहा फिगर ना, ये सेल्फ पियर्सिंग वाला, ये वाला जो फिगर है सेल्फ पियर्सिंग का, ये देखिए द्विमुखी थ्रेड होती है। देख रहे हैं थोड़ा अलग टाइप की दिख रही है। ये कौन सी थ्रेड होती है, ये द्विमुखी थ्रेड होती है भाई। कौन सी थ्रेड होती है, द्विमुखी थ्रेड होती है। और इसकी एक बात और है कि इसको एक विशेष गन के साथ, स्पेशल गन, एक विशेष गन के साथ यूज किया जाता है। ठीक है, जो थ्रेड कटिंग स्क्रू है हमारा, थ्रेड कटिंग स्क्रू हमारा यह वाला है, यह हमारा क्या है, थ्रेड कटिंग स्क्रू। और यही है हमारा जो कठोर मतलब हार्ड या फिर ब्रिटल मटेरियल, भंगुर सामग्री हो या हार्ड मटेरियल हो या ब्रिटल हो, उस पर स्व टैपिंग करने के लिए, खुद से थ्रेड काटने के लिए हमारा थ्रेड कटिंग स्क्रू यूज किया जाता है, यह वाला जो है। ठीक है, यह क्या करता है, जैसे इनको जहां पे हमें टाइट करना होता है, जो स्क्रू है ना ऊपर के तीनों, यही तीनों हमारे सेल्फ टैपिंग वाले हैं, यही तीनों हमारे कौन से हैं, सेल्फ टैपिंग है। तो यह स्क्रू जहां पे यूज करना पड़ता है तो वहां पे थ्रेड नहीं काटते हैं, यह स्क्रू अपना खुद से थ्रेड काट करके सेट हो जाता है। इससे फायदा क्या होता है कि कोई स्क्रू जब खुद से थ्रेड काट करके सेट होता है तो बिल्कुल उसमें जाम रहता है, तो अगर मशीन में कोई वाइब्रेशन या कुछ होता है तो यह भाग खुलते नहीं है, यह हिलते नहीं है, बिल्कुल अच्छे से फिट रहते हैं। जैसे आप घरों में देखते हैं आजकल, जो ड्रिल मशीन के द्वारा आप देखते हैं व्हाइट व्हाइट से बीट आती है, कहीं पे भी अगर होल होल करना तो व्हाइट से बीट रहती है, उसको रावल प्लग, उसका जो टेक्निकल नाम है वो रावल प्लग बोला जाता है। लोग बीट बोलते हैं कि बीट है, रावल प्लग बोलते हैं। ड्रिल मशीन से हम लोग दीवार में ड्रिल करते हैं, उसमें वो व्हाइट कलर की वो बीट डाल देते हैं, जिसे रावल प्लग के नाम से जाना जाता है। उसको अंदर डाल करके फिर आपको हैंगर वगैरह जो भी लगाना उसको लगा करके फिर स्क्रू टाइट करते हैं। तो जो स्क्रू जाता है इस व्हाइट वाले बीट में, जिसे हम लोग रावल प्लग कहते हैं, उसमें खुद से थ्रेड काटते हुए उसमें टाइट हो जाता है, तो बिल्कुल जाम हो जाता है, वो जल्दी बाहर निकलता नहीं है। तो आजकल इसी तरह से लोग पहले डायरेक्ट कील ठोकते थे, अब कील ना ठोक करके इस से करते हैं कि ड्रिल से होल करते हैं, उसमें रावल प्लग को डाल देते हैं, जिसे आप लोग बीट कहते हैं, जो व्हाइट कलर का होता है, फिर ऊपर से हम लोग स्क्रू को टाइट कर देते हैं। तो जो स्क्रू होता है इसमें खुद से थ्रेड काटते हुए सेट हो जाता है, तो मजबूती से पकड़ लेता है। तो वही चीज यहाँ पे सेल्फ मतलब खुद से थ्रेड काट करके, तो वह थ्रेड कटिंग वाला स्क्रू होता है। ठीक है, ये तीनों हमारे सेल्फ टैपिंग वाले हैं। थ्रेड फॉर्मिंग स्क्रू में क्या होता है, यह हमारा सॉफ्ट मटेरियल के लिए होता है भाई। किसके लिए होता है, यह होता है हमारा सॉफ्ट मटेरियल, सॉफ्ट मटेरियल के लिए, या कह लीजिए पतली सीट के लिए, पतली सीट के लिए। जब सॉफ्ट मटेरियल है, पतली सीट की बात हो, तब हम लोग थ्रेड फॉर्मिंग वाला यूज करते हैं। और यह हमारा यह फिगर है इसका, थ्रेड फॉर्मिंग स्क्रू का। आई बात समझ में। यहां पर एक चीज मैं लेना भूल गया था, हैमर ड्रिवेटेड स्क्रू, चलिए कोई बात नहीं, इसको भी लेना चाहिए था। तो यह देखिए हमारा थ्रेड फॉर्मिंग स्क्रू हो गया ना इस तरह से। यह क्या करता है, देखिए थ्रेड फॉर्मिंग मतलब थ्रेड का फॉर्म बनाना। यह थ्रेड काटता नहीं है, जैसे बाकी में थ्रेड थोड़ा बहुत कटेगा, चिप्स निकलेगा, लेकिन इसमें थ्रेड नहीं कटता है। जो थ्रेड फॉर्मिंग स्क्रू होता है, इसीलिए यह सॉफ्ट मटेरियल या पतली सीट के लिए होता है, क्योंकि पतली सीट में अगर मान लीजिए आपने इस स्क्रू से थ्रेड काटा तो सीट ही खत्म हो जाएगी, पता चलेगा सीट में होल हो जाएगा। इसीलिए जहां पे पतली सीट हो या सॉफ्ट मटेरियल तो थ्रेड फॉर्मिंग स्क्रू यूज करते हैं। यह मेटल को क्या करता है, स्क्वीज करता है। स्क्वीज करना मतलब
दबाना या भींचना, ठीक है। तो मतलब जो हमारा शीट मेटल है, सॉफ्ट मटेरियल का होगा, पतली शीट होगा, उसको दबा करके उसको थ्रेड के फॉर्म में उभार देता है। उस सीट को ये दबा करके, ये स्क्रू सीट को दबा करके क्या करेगा, उस सीट को दबा दबा के उसको थ्रेड के फॉर्म में उभार देगा, वहां कटाई नहीं करेगा कोई, उस सीट को ही थ्रेड के फॉर्म में उभार देगा। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रेड फॉर्मिंग स्क्रू बोलते हैं। स्क्वीज करके, भींच करके उस सीट को थ्रेड के फॉर्म में उभार देना, ठीक है। हैमर ड्रिवेन स्क्रू क्या होता है, तो देखिए हैमर के द्वारा चलता है, इसीलिए हैमर ड्रिवेन स्क्रू कहते हैं। हैमर के द्वारा चलने का क्या मतलब है कि जो भी हमारी कास्ट आयरन की जो पार्ट होता है, जैसे कोई मशीन, ड्रिल मशीन हो गया, लेथ मशीन हो गया, तो उनकी बॉडी जनरली किसकी रहती है, कास्ट आयरन की रहती है ना। तो जो कास्ट आयरन की बॉडी रहती है, जैसे लेथ मशीन आपने देखा होगा, तो वहां पे या ड्रिल मशीन, सब पे नेम प्लेट लगा होता है, कुछ ना कुछ नेम प्लेट, पतली मेटल की सीट होती, लगाया जाता है जिसपे कुछ इंफॉर्मेशन लिखा होता है। तो मशीनों की बॉडी पर नेम प्लेट लगाने के लिए हम लोग हैमर ड्रिवेन स्क्रू यूज करते हैं। जो मशीनों की बॉडी पे जनरली कास्ट आयरन का जो बॉडी होता है उनका, उन पर नेम प्लेट लगाने के लिए हैमर ड्रिवेन स्क्रू यूज किया जाता है। यह हमारा मल्टी स्टार्ट वाली थ्रेड होता है। हैमर ड्रिवेन स्क्रू जो होता है, यह स्क्रू हमारा मल्टी स्टार्ट थ्रेड होता है, मल्टी स्टार्ट थ्रेड होता है। हैमर ड्रिवेन इसलिए कहते हैं कि इसमें हम लोग स्क्रू को टाइट नहीं करते हैं, जहां पे होल बना होता है सीट को लगाते हैं मशीन के बॉडी के ऊपर, इस स्क्रू को रखते हैं और हैमर से डायरेक्ट ठोक देते हैं। उस स्क्रू को डायरेक्ट हैमर से ठोक करके उसमें फिट कर दिया जाता है, इसीलिए हैमर ड्रिवेन स्क्रू बोला जाता है कि ऐसा स्क्रू जो हैमर द्वारा चले, हैमर से डायरेक्ट हम लोग ठोक दे, तो हैमर ड्रिवेन स्क्रू कहलाता है। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अगला है व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ विंग नट। विंग नट का क्या फायदा है, पूछ रहा है, आपको यहाँ फिगर में दिख रहा होगा कि ये विंग नट है, विंग नट का क्या फायदा है। पहले तो आप लोग को याद आ रहा है, जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आप लोग विंग नट कहां कहां पर देखे, कौन से इंस्ट्रूमेंट में आपने विंग नट लगा हुआ देखा है, जल्दी से आप कमेंट करके भी बताइए, ठीक है। कहां कहां पे आपने विंग नट लगा हुआ देखा है, चलिए मैं बताऊं हल्का सा आपको। भाई हेक्सा का नाम अगर याद आ जा रहा हो आपको, हेक्सा, हेक्सा होता है ना, हेक्सा हमारा इस तरह से बना होता है, इधर हमारा हैंडल होता है और इसमें अब ब्लेड लगी होती है, और इधर हमारा क्या होता है भाई, इधर ही हमारा होता है विंग नट। ब्लेड के दूसरे साइड इधर विंग नट लगा होता है ना, तो हम लोग हाथ से इसको टाइट या लूज करते हैं। हेक्सा में कभी रिंच लगाते हो आप लोग, नहीं, ब्लेड को निकालने लगाने के लिए हमेशा हाथ से ही टाइट या लूज करते हैं, इसीलिए वहां पे विंग नट लगा होता है। या आप लोगों ने बेवेल गेज देखा होगा, क्या भाई, बेवेल गेज, जिसको बेवेल स्क्वायर के नाम से भी जानते हैं, बेवेल गेज या बेवेल स्क्वायर भी बोलते हैं, बेवेल गेज या बेवेल स्क्वायर बोलते हैं। वो कुछ इस टाइप से होता है, उसका पहले क्या होता है, स्टॉक होता है, ठीक है। स्टॉक में भी हमारा स्लॉट कटा होता है, इससे ब्लेड आगे पीछे खिसक सके, और इसमें हमारी फिर लगी होती है क्या, ब्लेड, और यहां पर ब्लेड में भी ऐसे स्लॉट कटा होता है, जिससे आगे पीछे, दोनों में स्लॉट कटा होता है जिससे इनको आगे पीछे खिसकाया जा सके, ब्लेड की लंबाई कम ज्यादा किया जा सके। और यहीं पर क्या लगाया जाता है भाई, फिर यहाँ पे लगाया जाता है विंग नट। तो बेवेल गेज या बेवेल स्क्वायर में भी विंग नट हमारा लगा होता है। क्यों, क्योंकि हमने बात किया कि रिंच के बिना ढीला और कस करने के लिए, जिससे हम लोग हाथ से इसे टाइट या लूज कर सके, हाथ से ही टाइट या लूज किया जा सके, ऐसी जगहों पे विंग नट। इसमें भी देखिए हाथ से टाइट या लूज कर सकते हैं, हेक्सा में भी हाथ से टाइट या लूज कर सकते हैं। तो जहां पर भी हमें बिना रिंच के हाथ से ही टाइट या लूज करने की जरूरत हो, वहां पे विंग नट यूज कर देते हैं। देखिए ये पंख के जैसा दिख रहा है ना, विंग नट पंख जैसा है, तो विंग नट, ठीक है। विंग का मतलब उड़ेगा, उड़ेगा कब, जब पंख जैसा रहेगा। अगला है व्हाट इज द नेम ऑफ गेज। इस गेज का नाम क्या है। हालांकि यह गेज मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं, पहली वाली वीडियो देख लीजिएगा, उसमें बिल्कुल अच्छे से डिटेल में बताया है। यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी थोड़ा थोड़ा बता देता हूं आपको, ठीक है। पहला देखिए क्या पिच गेज है, पिच गेज, इसे थ्रेड पिच गेज कहिए या स्क्रू पिच गेज कहिए, थ्रेड पिच गेज कहिए या स्क्रू पिच गेज कहिए, ये अभी पहले बात हो चुकी है, इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। यहाँ आप देख सकते हैं इस तरह से हमारे कई सारी ब्लेड होती है जिन पर उनकी पिच अंकित होती है कि 4.0 वाला पिच है, 4.5 वाला या 5 वाला पिच है। पिच का मतलब कहीं पर भी जो हमारा थ्रेड, किसी भी बोल्ट या स्क्रू पे जो हमारा थ्रेड कटा होता है, तो एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड तक की जो सीधी दूरी होती है, ये पिच कहलाता है। इसी पिच को चेक करने के लिए यह सब ब्लेड हमारी बनी होती है, जिसको हम लोग स्क्रू पिच गेज या थ्रेड पिच गेज कहते हैं। इसमें से कोई भी ब्लेड उठाएंगे, इसमें बैठाएंगे, जो ब्लेड एग्जैक्ट इस थ्रेड से मैच कर जाएगी, मान लीजिए यह वाली मैच कर गया, इसमें लिखा है 0.5, इसका मतलब यह 0.5 पिच वाली ब्लेड है, तो यह भी हमारा इसमें एग्जैक्ट मैच कर गया, तो यह थ्रेड भी कौन सा होगा, 0.5 mm पिच वाला होगा। इस तरह से हम पिच को चेक करते हैं। एंगल गेज कौन सा है, तो देखिए यह वाला हमारा एंगल गेज है। इसमें क्या होता है, कई सारी ब्लेड होती है, पत्तियां होती है जो अलग अलग, देखिए यह 16 डिग्री, 18 डिग्री, 20 डिग्री, 25 डिग्री, मतलब अलग अलग एंगल पे काटी हुई कई सारी पत्तियां होती है। इनका यूज किया जाता है
था किसी ग्रुप्स में, कहीं ग्रुप्स के तल पे, किसी ग्रुप्स के तल पर कोई टेपर हो उसको चेक करने के लिए, ग्रुप्स के तल पर टेपर चेक करना हो तो इसकी मदद से, ग्रुप्स के तल पे इसकी मदद से टेपर को, कोड को उसको चेक किया जाता है इस एंगल गेज की मदद से। फिलर गेज क्या है भाई, तो देखिए यह हमारा क्या है, फिलर गेज है। फिलर गेज मैंने आपको पहले ही बता रखा है या पिछली क्लास में बात हो चुकी है कि ये 4 सेट में पाया जाता है, 4 सेट में पाते हैं। 0.03 mm से 1 mm की रेंज में यह बनाया जाता है ब्लेड जो होता है हमारा, इसका साइज। और प्रत्येक ब्लेड, जैसे यह ब्लेड 0.03 mm मोटी है, यह 0.04 है, यह 0.05 है, मतलब प्रत्येक ब्लेड की जो मोटाई है वह 0.01 mm के स्टेप में बनाई गई होती है। एक ब्लेड दूसरे ब्लेड से 0.01 mm मोटा होता है, इसी स्टेप में यह बराबर मोटाई बनाते हुए आगे चले जाते हैं। ठीक है, बाकी इसकी कई बार लंबाई पूछता है तो यह 100 mm की लंबाई में मिलता है। चौड़ाई पूछ लेता है इसका 12 के लगभग, ठीक है, 12-16 mm, 12 से 16 mm। आई बात समझ में? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 4 सेट में पाया जाता है, हार्ड एंड स्टील का बनाया जाता है। चलिए, फिलर गेज की बात हो गई। कहां यूज होगा फिलर गेज? दो पार्ट्स के बीच का गैप चेक करने के लिए, उसके बीच में यह फिल हो जाता है और उसके बाद फिलर गेज मतलब फिल हो जाना, इसको थिकनेस गेज के नाम से भी जानते हैं। तो दो पार्ट के बीच का जब गैप चेक करना होता है तो हम लोग इसकी मदद लेते हैं। ठीक है, रेडियस गेज क्या है भाई हमारा? देखिए, रेडियस गेज या फिलेट गेज, रेडियस गेज एंड फिलेट गेज भी बोलते हैं, फिलेट गेज। तो अब तो समझ में आ ही गया होगा कि जो फिगर दिया हुआ है या ऑप्शन डी वाला ही है। आंतरिक एवं बाह्य त्रिज्या को चेक करने के लिए मैंने आप लोगों को इसके बारे में पहले ही बता रखा है। यहाँ पे देखिए क्या है, यह ऐसा फिगर होता है, यहाँ पे इस तरह से स्लॉट कटा हुआ, फिर यहाँ पे ऐसे रेडियसन बना हुआ। आगे वाला यहाँ जो हिस्सा होता है यह क्या होता है, कहीं पे जैसे हमारा बाहरी रेडियस हो, जैसे यह हम लोग जा रहे हैं यहाँ पे ऐसे, यह रेडियस बन गया ना, यह क्या होगा, यह वाला हिस्सा इस पर आकर के आसानी से बैठ जाएगा, यह वाला हिस्सा इस पर आसानी से आकर बैठ जाएगा, इसके रेडियस को चेक कर लेगा, मतलब यह एक्सटर्नल रेडियस को चेक करेगा। किसको? एक्सटर्नल को। और यह वाला जो हिस्सा है इंटरनल को चेक करेगा भाई, किसको? आंतरिक रेडियस को, इंटरनल को। जैसे कहीं भी मान लीजिए हमारा पार्ट है, इसमें ऐसे रेडियस बना हुआ, तो ये वाला हिस्सा इसके अंदर घुस जाएगा और इसको चेक करेगा। तो इंटरनल रेडियस को एक्सटर्नल, एक्सटर्नल को या इंटरनल को, दोनों को चेक करने के लिए एक ही ब्लेड में व्यवस्था बना दी गई है। तो रेडियस जो हमारा बाहरी वाला त्रिज्या चेक करते हैं ना, तो इसको रेडियस गेज बोलते हैं, जिससे इसको चेक करते हैं। जो अंदर वाला हिस्सा जिससे चेक करते हैं इसको फिलेट गेज बोलते हैं। इसलिए रेडियस एंड फिलेट गेज भी कहीं कहीं पे लिखता है। बाहरी त्रिज्या को रेडियस गेज, इंटरनल वाले त्रिज्या को चेक करने के लिए फिलेट गेज बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाइए। अगला कह रहा है विच गेज इज यूज टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ एन एक्सटर्नल थ्रेड। बाहरी चूड़ी को चेक करने के लिए किस गेज का यूज किया जाता है? तो मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि बाहरी व्यास, ठीक है, बाहरी व्यास को चेक करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? रिंग गेज। क्या यूज करते हैं डियर? बाहरी व्यास के लिए रिंग गेज यूज करते हैं हम लोग ना, पहले हम लोग की बात हुई है। तो बाहरी व्यास को चेक करने के लिए, कि ये बाहरी चूड़ी की बात कर दिया तो रिंग गेज था, बाहरी व्यास चेक कर रहा था। थ्रेड रिंग गेज हो जाएगा तो बाहरी चूड़ी को चेक कर लेगा। सेम वही कॉन्सेप्ट है, कुछ अलग नहीं है। देखिए यहाँ पे है थ्रेड रिंग गेज, ऑप्शन बी ए वाला। देखिए इसके अंदर थ्रेड कटा हुआ है। पहला वाला पार्ट का वीडियो देखिए, वो सिंपल रिंग गेज था, अंदर थ्रेड नहीं कटा हुआ था, तो सिर्फ बाहरी व्यास को चेक कर रहा था। जब उसी रिंग गेज के अंदर हमने थ्रेड काट दिया तो अब ये बाहरी चूड़ी को चेक करेगा। अभी भी चेक करेगा बाहरी माप, लेकिन अब थ्रेड लग गया तो चूड़ी को चेक करेगा। रिंग गेज बताया था ना, उंगली के ऊपर रिंग पहनते हैं तो बाहरी माप को चेक करेगा, प्लग सॉकेट के अंदर चला जाता है तो आंतरिक माप को चेक करेगा, बाकी जो इसके आगे लग जाता है उसी को चेक कर देता है। थ्रेड लग गया तो बाहरी थ्रेड को, ठीक है। टेपर रिंग गेज लिख देते तो बाहरी टेपर को, रिंग लगाया तो बाहरी चीज को चेक करेगा। अब किस चीज को बाहरी चीज को चेक करेगा? तो आगे जो लगा होगा, थ्रेड है तो थ्रेड को, टेपर है तो टेपर को। इसमें भी देखिए ऐसे दो में पाए जाते हैं, जो छोटा वाला है गो और बड़ा वाला नो गो। नो गो की पहचान मैंने बताई थी कि एक तो लंबाई में ज्यादा होता है या इसके बीच में सर्कुलर ग्रुप कटा होता है। कटा हुआ है ना, लंबाई भी ज्यादा होती है, बीच में सर्कुलर ग्रुप कटा होता है, वही वाला नो गो होता है। यह जो इस पे दोनों पे जो नर्लिंग किया गया है, यह सिर्फ इसलिए है जिससे हाथों की पकड़ मजबूत रहे, हाथों में ग्रिपिंग अच्छी रहे, स्लिप ना करे। स्नैप गेज कौन सा भाई? देखिए यह वाला, इसको प्लेन स्नैप गेज, डबल एंडेड स्नैप गेज भी कह सकते हैं, स्नैप गेज कह सकते हैं। प्लेन स्नैप गेज, सॉलिड स्नैप गेज, डबल एंडेड स्नैप गेज, जो भी कह लीजिए। तो ये स्नैप गेज क्या होता है? दोनों साइड हमारे, एक साइड गो और एक साइड नो गो होता है। यह हमारे किसी भी जॉब के लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, व्यास आदि को चेक कर सकता है। थ्रेड प्लग गेज क्या है भाई? तो देखिए प्लग गेज आपने देखा था, इसमें देखिए बाहर थ्रेड काट दिया गया। प्लग गेज में क्या था? थ्रेड नहीं कटा था, नॉर्मल हमारा ऐसे बेलनाकार भाग था ना, इस तरह से। इधर भी हमारा
तो नॉर्मल बेलनाकार भाग इस तरह से था, तो हमारा आंतरिक व्यास को चेक कर रहा था। अब इस पर हमने क्या किया, थ्रेड काट दिया। इस पर जब हमने थ्रेड काट दिया तो अभी भी आंतरिक को चेक करेगा, लेकिन थ्रेड कट रहा है तो आंतरिक चूड़ी को चेक करेगा, आंतरिक थ्रेड को चेक करेगा, थ्रेड प्लग गेज। ठीक है, इसमें भी गो और नो गो आप देख ही रहे हैं, बता रखा है मैंने पहले से ही। सेंटर गेज क्या है, तो यह है, यह थ्रेड चेकिंग टूल होता है, थ्रेड चेकिंग टूल। यह भी थ्रेड कटिंग, सॉरी थोड़ा सा आगे बढ़ गया ना, थ्रेड कटिंग टूल को चेक करने के लिए, थ्रेड कटिंग टूल को चेक करने के लिए सेंटर गेज यूज करते हैं। ठीक है, जैसे इसमें देखिए एक या कोन के आकार का बना होता है, जिसका एंगल कितना होता है भाई, 60 डिग्री होता है। एक साइड कोन के आकार में, जिससे यह आंतरिक ग्रुव्स को, कहीं पे अगर आंतरिक ग्रुव्स कटा हुआ है तो उसको चेक कर सके। और इधर देख रहे हैं, इसमें ग्रुव्स कटा हुआ 60 डिग्री का, इधर कोन है, इधर ग्रुव्स कटा हुआ 60 डिग्री को। कहीं पर अगर हमारा बाहरी कोन इस टाइप से बना हुआ, जैसा कि आपके लेथ मशीन के सेंटर में होता है, या 60 डिग्री वाला सेंटर होता है ना, तो उसको चेक करने वाला इधर का हिस्सा, यह भी हमारा कितना होता है, 60 डिग्री का होता है। बाकी इधर भी दो कटे होते हैं, एक मान लीजिए 47.5 डिग्री वाला होगा तो बीए थ्रेड को चेक कर लेगा, या 55 डिग्री वाला होगा तो बीएसपी बीएसएफ जो इस टाइप के थ्रेड होते हैं तो उनको चेक कर पाएगा। तो अलग अलग इस तरह से थ्रेड कटे होते हैं, इसमें एंगल बने होते हैं। ठीक है, यह थ्रेड काटने वाले टूल, जैसे लेथ मशीन पे जो हम लोग टूल यूज करते हैं थ्रेड काटने के लिए, उसका कितना है। ठीक है, थ्रेड कटिंग टूल हो गया, या नॉर्मल जो हमारे लेथ मशीन पे टूल होता है तो उसके एंगल को चेक करने के लिए, जो लेथ पे हमारा कटिंग टूल यूज हो रहा है तो उस कटिंग टूल के एंगल को भी चेक किया जा सकता है। थ्रेड काटने के लिए जो लेथ मशीन पे थ्रेड कटिंग टूल यूज होता है, मीट्रिक थ्रेड काटना होगा तो 60 डिग्री का थ्रेड कटिंग टूल, सिंगल पॉइंट वाला लेथ मशीन पे जो हम सिंगल पॉइंट का थ्रेड कटिंग टूल यूज करते हैं तो उसके एंगल को चेक किया जा सकता है कि वह एंगल कितना। जैसे भाई हमें मान लीजिए क्या काटना हो, इस तरह से होता है टूल ना, तो अगर मान लीजिए हमें मीट्रिक थ्रेड काटना है तो 60 डिग्री वाला होगा तो इसमें चेक कर लेंगे। बीएसएफ या बीएसपी थ्रेड काटना है तो 55 डिग्री वाला होगा तो इसमें चेक कर लेंगे। बीए थ्रेड काटना है तो 47.5 डिग्री वाला होगा, इसमें चेक कर लेंगे। तो इस तरह से हम उसके टूल के एंगल को चेक करते हैं सेंटर गेज की मदद से। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाइए, ये हमारा सेंटर गेज का फिगर था। अगला क्या कह रहा है, बाहरी व्यास को मापने में किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। देखिए बाहरी व्यास को चेक कर रहा है, यहाँ पे हमने क्या किया, एक होल्डर टाइप का ले रखा और इसमें 2-3 ब्लॉक दिख रहे होंगे, तीनों ब्लॉक क्या है, स्लिप गेज यूज किया गया है। ठीक है, पहला अगर ऑप्शन देखा जाए वर्नियर कैलिपर, तो ये हमारा वर्नियर कैलिपर का फिगर है। इसके द्वारा बाहरी माप को चेक करते हैं, इसके द्वारा आंतरिक माप को चेक करते हैं, और ये हमारा गहराई को चेक करने के लिए यूज किया जाता है। आउटसाइड कैलिपर यह आपको दिख रहा होगा, यह हमारा इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जो आउटसाइड कैलिपर है। बाहरी माप को, आउटसाइड मतलब बाहरी माप को चेक करेगा, इसकी दोनों लेग अंदर की तरफ मुड़ी होती है और इसके द्वारा डायरेक्ट माप नहीं लिया जा सकता है। यह हमारा जो होता है ना, इससे जो माप लेंगे उसको फिर कितना माप है इसके अंदर, इसको चेक करने के लिए स्टील रूल पे ले जाना पड़ता है, इसलिए इसको इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। ठीक है, पेयर आप क्या, हमारा पेयर आप स्पेशल जॉब बाय यूजिंग स्लिप गेज। देखिए यहाँ पर क्या है, इस स्पेशल जाम में हमने कई सारे स्लिप गेज ले, एक जाल ले लिया, इसमें स्लिप गेज डाल दिया, अब इससे हम लोग इसके व्यास को चेक कर रहे हैं। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, स्लिप गेज का उपयोग करके विशेष जबड़े की जोड़ी है। ठीक है, कैसे पता चलेगा इसकी माप कितना है, तो हमें जो मान लीजिए यहाँ पे 3 स्लिप गेज है, एक स्लिप गेज, 2 स्लिप गेज, 3 स्लिप गेज यूज किया गया, तो तीनों स्लिप गेज पे क्या होगा, उसकी माप अंकित होगी। 1 2 3 3 स्लिप गेज हो गया, तीनों पर इसकी माप अंकित होगी। उन माप को आपस में जोड़ देंगे तो हमें पता चल जाएगा इस जॉब का साइज कितना है। नेक्स्ट पे आ जाइए, अगला कह रहा है फाइंड आउट द हाइट ऑफ स्लिप गेज। स्लिप गेज की हमें ऊंचाई निकालना है भाई, हाइट निकालना है, किसका, स्लिप गेज का निकालना है। इसके लिए एक फार्मूला याद रहेगा, तुरंत आप निकाल लोगे, साइन थीटा, फार्मूला जरूर याद रखिएगा, साइन थीटा बराबर क्या होगा, त्रिकोणमिति आपने पढ़ा रहा होगा, त्रिकोणमिति में साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, याद है किसी को, त्रिकोणमिति साइन थीटा बराबर एल बाई के लंब बटे कर्ण, एल बाई के लंब बटे कर्ण। यहाँ पे लंब कौन है, तो देख रहे हैं ये लंब का काम कर रहा है भाई, एक त्रिभुज बन रहा है ना, ये वाला आधार का काम किया, यह वाला लंब का काम किया और ये वाला कर्ण का काम किया, एक त्रिभुज बन गया हमारा। तो लंब का काम कौन किया, तो यहाँ पे देख रहे हैं स्लिप गेज के कई सारे ब्लॉक लगे हुए हैं, तो एल बाई के होता है तो लंब की जगह क्या आ गया, स्लिप गेज है, तो आपका फार्मूला बन जाएगा स्लिप गेज की ऊंचाई, जो लंब है उसकी जगह क्या है, स्लिप गेज की ऊंचाई, स्लिप गेज की ऊंचाई। ठीक है, अपान कर्ण की जगह क्या है, तो कर्ण की जगह हमारा यह साइन बार रखा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, साइन बार की लंबाई। तो फार्मूला आपको रटना नहीं पड़ेगा,
आप फिगर देख करके ही फार्मूला अपना बना लोगे। क्या आपको बस ये पता होगा साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। लंब की जगह क्या है, स्लिप गेज लगा है, स्लिप गेज की ऊंचाई। कर्ण की जगह क्या है, साइन बार रखा हुआ है, तो साइन बार की लंबाई। साइन बार की लंबाई कहां से कहां तक ली जाती है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। साइन बार में यह दो जो रोलर बने होते हैं, इधर देखिए एक रोलर है, एक रोलर इधर है, तो रोलर के सेंटर्स के बीच की जो यह लंबाई होती है, जो दूरी होती है, यही हमारा साइन बार की लंबाई होती है। क्वेश्चन में देखिए साइन बार की लंबाई दे रखा है कितना, 200 लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा 200 दे रखा है। और आपसे ए पूछा है, ए मतलब स्लिप गेज की ऊंचाई, यह पूछ रहा है कि यहां से लेकर के यहां तक यह जो ऊंचाई है यह क्या होगा, इसी को पूछ रखा है। ठीक है, चलिए निकालते हैं। हमें स्लिप गेज की ऊंचाई चाहिए, मतलब यह वाला हमें चाहिए, तो फार्मूला क्या हो जाएगा, स्लिप गेज की ऊंचाई, स्लिप गेज की ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू साइन बार की लंबाई, साइन बार की लंबाई। फटाफट रख लीजिए, साइन थीटा कितना है भाई, साइन का मान कितना है, तो यहां लिख दिया है साइन 25 डिग्री है। कितना है भाई, साइन 25 डिग्री इंटू साइन बार की लंबाई कितनी है, 200 है, 200 है। ठीक है, साइन 25 डिग्री का मान भी दिया हुआ है इसमें 0.4226 इंटू 200। अब देखिए 2 जीरो है, और जब भी हम लोग ऐसे क्या करते हैं, जितना जीरो लगा होता है किसी भी संख्या में, जब गुणा किया जाता है तो उतना ही दशमलव दाहिनी ओर खिसक जाता है। अगर हमें 2 जीरो खत्म कर दे तो 0.2 अंक दाहिनी तरफ खिसक जाएगा। अब क्या हो जाएगा, 1 2 अंक जाएगा तो 42.26 हो जाएगा इंटू 2। गुणा कर दीजिए, 2 छक्का 12 को 2, हासिल 1, 2 दूना 4 1 5, 2 दूना 4, 2 चौके 8, 2 अंक पे दशमलव था, 2 अंक पे दशमलव लगा देंगे, कितना आ गया 84.52 mm। कितना आसान है, ऑप्शन भी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अगला कह रहा है कि हाउ मेनी सेट ऑफ फिलर गेज आर अवेलेबल एज पर बीआईएस। बीआईएस के अनुसार फिलर गेज कितने सेट में पाया जाता है, अभी जस्ट पीछे मैंने आपको बताया था फिलर गेज हमारा 4 सेट में पाया जाता है। तो यहाँ पे सेट नंबर, अरे सॉरी इसमें तो 5 है, कितने होते हैं 4, 1 2 3 4, तो ऑप्शन बी सही होगा, सेट नंबर 1 2 3 4 सेट में पाया जाता है। नेक्स्ट पे आ जाइए। अगला कह रहा है व्हाट मटेरियल इज यूज्ड टू मेक रेडियस एंड फिलर गेज। रेडियस और फिलर गेज को बनाने के लिए कौन सा मटेरियल यूज किया जाता है, कौन सा भाई, देखिए रेडियस एंड फिलर गेज क्या है, आप ये देख ही रहे हैं। मैंने इसको पहले वाले वीडियो में भी बताया था कि 2 टाइप के होते हैं, एक होता है जिसमें एक्सटर्नल और इंटरनल, ये इंटरनल को चेक करेगा, एक्सटर्नल को। एक्सटर्नल इंटरनल को चेक करने के लिए अलग अलग ब्लेड होते हैं, अलग अलग ब्लेड का समूह होता है, गुच्छा होता है। और एक में क्या था, एक ही में ये एक्सटर्नल को चेक कर देगा, इंटरनल को, एक ही ब्लेड में दोनों व्यवस्था कर दी जाती है। तो ये 2 टाइप के हमारे पाए जाते हैं रेडियस गेज, जो हमारे होते हैं रेडियस एंड फिलर गेज जिसको बोलते हैं। ठीक है, किसका बना होता है, हार्डेंड स्टील का बनाया जाता है, मतलब स्टील की सीट को हार्ड करके, क्योंकि इसे बार बार चेक करना है तो घिस सकता है, इसीलिए उस सीट को, जो स्टील होती है उसकी सीट को क्या किया जाता है, जो पत्तियां होती है स्टील की उसको हार्ड किया जाता है, हार्डन किया गया होता है, कठोर बनाया गया होता है, जिससे वो जल्दी घिसे ना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और यहाँ पे आपका सारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। बाकी हमेशा की तरह वही बोलूंगा, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिएगा। बाकी आप देख रहे हैं, आप प्ले स्टोर की बात भी की गई है कि अगर आप लोग जो चीजें मैं बता रहा हूँ, इस टाइप की चीजें मैंने पूरा डिटेल में अच्छे से अपने ग्लोबल आईटी के मोबाइल ऐप पर चैप्टर वाइज पूरा वीडियो अच्छे से बना रखा, पूरा डिटेल में पढ़ा रखा। अगर आप वहां पे पढ़ना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं तो आसानी से जुड़ सकते हैं। बाकी आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।